चलिए इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए हैं और जो घायल हुए हैं उन्हें गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। बड़ी खबर ये इस वक्त की भरतपुर से आपको बता रहे हैं। यहाँ आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल है उनको जयपुर रेफर किया गया है और तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक पूरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ पूरा मामला है, ये किस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ? देखिए ऋषिका, ये कुमेर थाना क्षेत्र का गांव है सिकरौरा, वहां की घटना है जहां पर गोली लगने से जो है 3 लोगों की मौत हुई है और 2 महिलाएं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। और बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में 3 दिन पहले आपस में कोई कहासुनी हुई थी और उसके बाद आज एक पक्ष के जो युवक था, लखन नाम युवक बताया जा रहा है, उसने घर पर पहुंच करके और जो है अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है करीब 20 से 25 राउंड फायर किए, जिसमें 3 लोगों की जो मृतक है वो तीनों सगे भाई हैं, उनकी मौत हो गई और 2 महिलाओं सहित जो है एक युवक को गंभीर हालात में जयपुर रेफर किया गया है। और फिलहाल तनाव की स्थिति वहां पर मौके पर देखने को मिली है। उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल जो है वहां तैनात किया गया और पुलिस के अच्छे उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और रात को करीब 1:30 बजे के बाद की ये पूरी जो है घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, वो भी मौके पर रात को गए थे और दोबारा फिर वो वहां पर जो है पूरे मामले की जांच करेंगे। और जो 3 मृतक हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो कुमेर अस्पताल में रखवा दी है और फिलहाल वहां पर जो है अधिकारी मौजूद है और गांव में भी भारी पुलिस बल मौजूद है और पूरे मामले की जांच जारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषिका, ये बड़ा गंभीर मामला है। 3 लोगों की जो है एक साथ मौत हो जाती है। ट्रिपल मर्डर से पूरे भरतपुर में ही सनसनी फैली हुई है और जो लोग घायल थे उनको फिलहाल इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है। जी बिल्कुल दीपक, 3 लोगों की मौत होने से इलाके में सनसनी तो फैलेगी। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आता है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए, श्रीगंगानगर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ सीमा पार पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ का प्रयास नाकाम हो गया है। बीएसएफ के जवानों ने पाक घुसपैठियों को गोली मारी है। फायरिंग में घायल पाक घुसपैठिए से बीएसएफ ने पूछताछ की है और पूछताछ के बाद बीएसएफ ने घुसपैठिए को पाक रेंजर्स को सौंप दिया है। बड़ी खबर ये श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं। सीमा पार पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ का प्रयास किया गया, जो कि नाकाम हो गया। बीएसएफ के जवानों ने पाक घुसपैठिए को गोली मारी है। फायरिंग में ये जो घुसपैठिया था वो घायल हो गया, जिसके बाद बीएसएफ ने इससे पूछताछ की और पूछताछ के बाद बीएसएफ ने इस घुसपैठिए को पाक रेंजर्स को सौंप दिया है। पाक घुसपैठिए की पहचान सफदर हुसैन के रूप में हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। एक बार फिर से बीएसएफ के जवानों ने पाक घुसपैठिए को पकड़ा है, उसको गोली मारी, जिसके बाद वो घायल हो गया और फिर घायल घुसपैठिए से बीएसएफ के जवानों ने पूछताछ की और पूछताछ में सामने आया है कि इस घुसपैठिए का नाम सफदर हुसैन है। इसकी पहचान सफदर हुसैन के रूप में हुई है और बाकी की पूछताछ बीएसएफ के जवान अब इस घुसपैठिए से लगातार कर रहे हैं कि ये किस मकसद से यहाँ आना चाह रहा था, इसने क्यों यहाँ पर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की। लगातार बीएसएफ के जवान जो हैं इस घुसपैठिए से पूछताछ में लगे हैं और बातें खंगाली गई हैं। और बता दें कि पाक रेंजर्स को सौंप भी दिया गया है इस घुसपैठिए को। और देखिए, जयपुर से खबर है। द्रव्यवती नदी में गंदगी देखकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भड़क गए हैं। मौके से जेडीए रवि जैन को फोन लगाया और कहा, लोगों का नदी के पास जीना दूभर हो गया है। बीजेपी ने द्रव्यवती को घोटालों की नदी बना दिया। रवि जैन ने मंत्री प्रताप सिंह को आश्वासन दिया है और कहा कि अगले 1 सप्ताह में द्रव्यवती नदी साफ होने लगेगी। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट में नए सिरे से होने वाला है एमओयू। तो द्रव्यवती नदी में गंदगी देखकर मंत्री प्रताप सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने मौके से ही जेडीए रवि जैन को फोन लगा दिया
और जमकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कहा कि लोगों का नदी के पास अब जीना दूभर हो गया है। बीजेपी ने द्रव्यवती को घोटालों की नदी बना दिया है। वहीं रवि जैन ने जेडीए रवि जैन ने मंत्री प्रताप सिंह को आश्वासन दिया है कि जल्द ही नदी को साफ किया जाएगा। और देखिए, जैसे जैसे ऑनलाइन सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे ही ठगी के नए नए तरीके भी इजाद किए जा रहे हैं। अब ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग विदेशियों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ से सामने आया है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित होटल धनुष में अमेजॉन के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेश में रह रहे लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें प्रारंभिक रूप से यहां नौकरी करने वाले लोग हैं जो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने कुछ मास्टरमाइंड लोगों को भी पहचानने की कोशिश की है, जिनकी जांच की जा रही है। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन है इसका मास्टरमाइंड? इसके मास्टरमाइंड अभी तक ये जांच का विषय है, फिर भी 3-4 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है कि पूर्व में ये कौन कौन कहाँ संलिप्त रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर बता दें आपको। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर है। हीरा की बस्सी पुजारी नवरत्न की मौत के मामले में अपडेट आपको बता दें कि प्रशासन और परिजनों के बीच मांगों पर सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को फिलहाल संविदा पर नौकरी और फिर बाद में सरकारी नौकरी पर, इस बात पर सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को मंदिर में पूजा का हक और सुरक्षा भी दी जाएगी। सीबीसीआईडी से इस पूरे मामले की अब जांच कराई जाएगी, इस पर भी सहमति बनी है। और इसके बाद इन पूरी सहमतियों पर जब इन सारी मांगों पर जब सहमति बन गई, उसके बाद परिजन शव उठाने पर राजी हो गए। और बता दें कि इस वार्ता में परिजनों के साथ सांसद दिया कुमारी भी मौजूद रही। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट राजसमंद से आपको बता रहे हैं। यहाँ पुजारी नवरत्न मौत मामले में ये बड़ा अपडेट है। प्रशासन और परिजनों के बीच मांगों पर सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। लोग एसडीएम ऑफिस में एडीएम साहब और हमारे एडिशनल एसपी, उनसे बातचीत चल रही थी। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने आगे भी बात की और अभी उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन भी दिया है कि मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी अभी संविदा पे, लेकिन उसके बाद फिर इनको परमानेंट की भी आगे फाइल जाएगी। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि इनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी और जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात है वो भी दी जाएगी। सीआईडी सीबी से इंक्वायरी भी होगी और जो इनकी ज़मीन का विवाद चल रहा है उसमें भी पूरी तरह से प्रशासन उनकी जो भी उनका हक है उनको दिलाएगा। जहां ताला लगाया वहां ताला भी खोला जाएगा और जो भी ज़मीन का विवाद चल रहा है उसमें प्रशासन पूरा सहयोग। तो चलिए, मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अलकेश हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। अलकेश, किन कुछ मांगों पर सहमति बन गई है? जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं, कल देर रात को पुजारी परिवार, भाजपा के प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के बीच में एक समझौता वार्ता हुई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर जो इनकी मांगे थी आर्थिक मुआवजा को लेकर ये सहमति बनी है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत इनको जो मुआवजा मिलेगा उसमें अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाएगा। इसमें माना जा रहा है करीब 20 लाख रुपए का मुआवजा इनको आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। वहीं परिवार के एक सदस्य को फिलहाल संविदा पर नौकरी पे लगाया जाएगा, जिसे बाद में सरकारी नौकरी पे भी लगाया जाएगा और परिवार के एक अन्य सदस्य को हिंदुस्तान जिंक में नौकरी पे लगाया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा था और इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार ने शव उठाने से इनकार कर दिया था। तो पुलिस ने वापस ये एश्योर्ड किया इनको, जब तक परिवार के सदस्य चाहेंगे इनको सिक्योरिटी दी जाएगी। और इनके साथ ही पुलिस ने और प्रशासन ने इनको जिस मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था उस मंदिर की पूजा का अधिकार इनको दे दिया है। पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में मंदिर में जो ताले कानून लगाए थे वो ताले खुलवा दिए जाएंगे और इन्हीं पुजारी परिवार को वापस पूजा का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही जो एक पुजारी परिवार की जमीन थी जिसे पटवारी ने गलत नामांकन चढ़ा दिया था, तो वो तहसीलदार को बोल के वो जल्द से जल्द वो नामांकन खुलवा दिया जाएगा। और पुजारी परिवार की जो सिक्योरिटी की बात है, तो पुजारी परिवार पुलिस का कहना है कि जब तक पुजारी परिवार चाहेगा
उसकी सिक्योरिटी हम पुलिस की ओर से दी जाएगी। ये ऐसी कुछ प्रमुख मांगे थी जिसको लेकर सहमति बनी है। और जब भाजपा का प्रतिनिधि ठीक है अलकेश, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी तांत्रिक के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ दिनेश कुमार ने बताया कि 18 नवंबर को चाथूराम नायक का शव बाडेला गांव के खेत में बने जलकुंड में मिला था। जांच की गई तो इसमें आरोपी तांत्रिक कालू भगत के साथ मृतक की पत्नी के अवैध संबंध होने की बात सामने आई है। मृतक के भाई कानाराम ने 5 आरोपियों मृतक की पत्नी कमला, प्रेमी तांत्रिक कालू, भंवरलाल नायक, गुज सिंह राजपूत और मृतक के पुत्र गोविंद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने 6 आरोपियों को राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ करने के बाद हत्या की बात का खुलासा हुआ है। उसके बाद में 24 तारीख को जो ये वगैरह के मर्डर तो एक एफआईआर हुई थी, जिसमें 5 लोगों के नामजद नाम दिए गए, जिसमें मृतक की पत्नी कमला, मृतक का पुत्र गोविंद राम, मृतक का साडू भंवरलाल नायक, एक वही बाडेला का तांत्रिक है कालूराम नायक और एक गजू सिंह राजपूत है। और देखिए, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज जारी करेगी जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी आज जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम जारी करेगी। सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस वार्ता होगी, जिसमें राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में बता दें कि ये यात्रा जाएगी। 60,000 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा बीजेपी निकालने वाली है। जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम की पूरी जानकारी आज प्रेस वार्ता के जरिए दी जाएगी। जयपुर से ये बड़ी खबर है, बीजेपी आज जारी करेगी जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। दोपहर 3 बजे बता दें कि बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता होगी। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी, जिसमें 60,000 किलोमीटर जन आक्रोश यात्रा जो है निकाली जाएगी। जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। और देखिए, ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का भी खुलासा हुआ है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑनलाइन कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था और इस बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोपाल नगर के होटल धनुष में ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं पुलिस ने। और बता दें कि ये जो पूरा गिरोह था, ये विदेशी लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से, ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर यहां पर बता दें कि संचालित हो रहा था चित्तौड़गढ़ में, जिसमें 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस सेंटर को चलाने वाले गोपाल नगर के होटल धनुष में ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जिनकी मदद से ये जो बड़े गिरोह के लोग हैं, इस ऑनलाइन ठगी के जो लोग हैं, 16 लोगों को जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये लोग इन कंप्यूटर और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उन्हें जब्त किया है पुलिस ने, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ये लोग विदेशी लोगों को अपना निशाना बना रहे थे और अब तक कई लोगों को ठग भी चुके थे ये 16 लोग, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर। और देखिए, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने नकली करेंसी के साथ बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज भी किया है। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 200, 500 के 40,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। सूरतगढ़ पुलिस उप अधीक्षक किशन सिंह ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने महंगे शौक पूरे करने के लिए रंगीन प्रिंटर से नोट छापना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस द्वारा जब नाकाबंदी के दौरान उस बाइक को रोका गया तो थोड़े संदिग्ध लगे और उनकी तलाशी ली, नाम पता पूछा गया और नाम पता पूछने पे और तलाशी लेने पे इनके पास लगभग 40,000 रुपये, 500 व 200 के नोट नकली नोट के रूप में, जाली नोट के रूप में तीनों के पास मिले हैं, जिसके बारे में पूछताछ की गई तो ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
और देखिए, कोरोना से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे राज्य सरकार की स्वरोजगार के उद्देश्य से बेरोजगार के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना खोखली साबित हो रही है। ऋण के लिए बेरोजगार आए दिन धक्के खा रहे हैं, जिससे बेरोजगारों की समस्या अब बढ़ती जा रही है। बता दें कि ऋण पास नहीं होने के बाद बैंक गारंटी के चक्कर में बैंकों के चक्कर जो है लोग लगा रहे हैं। ऐसे में कागजी फॉर्मेलिटी, बैंक गारंटी नहीं मिल पाने की वजह से ये योजना अब फ्लॉप साबित हो रही है। स्वायत्त शासन विभाग की इस योजना की हकीकत यह है कि कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स का बैंक सिविल स्कोर खराब होने के कारण वो इस योजना से वंचित रह रहे हैं। इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना का लाभ वेंडर को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बैंकें गारंटी मांगती हैं और वेंडर गारंटी किसकी दिलवाए। इसीलिए इस योजना के तहत जो लोन वेंडरों को मिलने वाला था वो ना के बराबर ही मिला है और मिल रहा है। ये पहला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में, पहला प्रदेश है राजस्थान, जहाँ पर मनरेगा की तर्ज पर जो है रोजगार योजना चलाएगी। पहला प्रदेश है। और देखिए, लंबी दूरी की रेली में चलने वाले रेल यात्रियों की आम तौर पर ये शिकायत रहती है कि ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन रेलवे ने इस दिशा में अब एक बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रेनों में यात्रियों को उनका मनपसंद खाना मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को मेन्यू में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ त्योहार से जुड़े खाने और क्षेत्रीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। मेल और एक्सप्रेस रेलों के लिए बजट थाली की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन चाहत के मुताबिक खाने के लिए मेन्यू में तय रेट के हिसाब से पैसा चुकाना होगा। अगर कोई यात्री शुगर या दूसरे रोग से ग्रस्त है तो उसके लिए अलग खाने का इंतजाम भी होगा। ट्रेनों में जल्दी ही यात्रियों की सुविधा हेतु रीजनल और सीजनल मेन्यू का प्रावधान किया जा रहा है। इंडियन रेलवे की जो उपक्रम है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, इनको निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों की सुविधा हेतु इनके खान पान में रीजनल और क्षेत्रीय और जो मौसम के अनुसार से जो व्यंजन होते हैं उसका भी समावेश किया जाए। चलिए, अब बात सवाई माधोपुर की करते हैं, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। शवों की अंतिम यात्रा कचरा गाड़ी में निकाली गई। ये रिपोर्ट देखिए। कचरा गाड़ी में अंतिम यात्रा, एम्बुलेंस की जगह कचरा गाड़ी। शव के साथ बेकदरी क्यों? मानवता शर्मसार, कहां गई संवेदना? कचरे की ट्रॉली में चाहे वो किसी का भी शव हो, ये हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। और ऐसी अगर कोई घटना हुई है तो मैं खुद शर्मिंदा हूं। विधायक जी शर्मसार हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उनका क्या, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने शव के साथ बेकदरी की, मानवता को शर्मसार किया। शायद संवेदना थी ही नहीं उनमें, तभी तो 2 शवों को शमशान ले जाने के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें कचरा ढोया जाता है। ये तो ऐसा प्रकरण मेरे ध्यान में नहीं आया है, फिर भी आपने बड़ा सवाल किया है। सब कचरे की ट्रॉली में चाहे वो किसी का भी शव हो, ये हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। और ऐसी अगर कोई घटना हुई है तो मैं खुद शर्मिंदा हूं। ये बात मैं सुनने में ही बहुत बुरी लगती है, देखने में तो बहुत अजीब लगेगी। मैं ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए पूरा प्रयास करूँ। सर, कचरे की ट्रॉली में शव को ले जाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये मेरा विषय नहीं है, हम नगर पालिका को तहरीर देते हैं। अच्छा। वो किस माध्यम से कैसे करें ये उनका काम है जी। इस संबंध में आप नगर परिषद से संपर्क करें। सुना आपने, जिम्मेदारी बनती थी नगर परिषद की, लेकिन ऐसी संवेदनहीन परिषद से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? संवेदनशील होती तो शवों की अंतिम यात्रा कचरा गाड़ी में ना निकालती। दरअसल सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में 3 दिन पहले ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक और महिला की मौत हो गई थी। GRP ने दोनों शवों को अज्ञात होने के चलते शिनाख्तगी के लिए सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया था। इस दौरान GRP की ओर से दोनों शवों की शिनाख्तगी का प्रयास भी किया गया, लेकिन दोनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी।
ऐसे में जीआरपी की ओर से दोनों अज्ञात शवों का पोस्टमार्टम कराकर शवों के अंतिम संस्कार के लिए दोनों शवों को नगर परिषद को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन नगर परिषद की संवेदनहीनता देखिए, दोनों ही शवों को कचरा डालने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर शमशान तक पहुंचाया गया। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, कोटा से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोटा एमबीएस अस्पताल में हंगामे के मामले में अपडेट आपको बता दें, मृतका के परिजनों ने अब पुलिस में शिकायत कर दी है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी है और दुर्व्यवहार करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर्स पर। और अब पुलिस दोनों जब मामले दर्ज कर दिए गए हैं दोनों पक्षों की तरफ से, तो अब मामले की जांच करेगी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल में जो हंगामा हुआ था उसको लेकर चौथे दिन भी आज रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार है। आज भी जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये कार्य बहिष्कार पर हैं। कोटा से ये बड़ी खबर है। यहाँ एमबीएस अस्पताल में 4 दिन पहले हंगामा हुआ था। मृतका के परिजनों ने उसकी मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा किया था और अब जो मृतका के परिजन हैं उन्होंने पुलिस में डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और दुर्व्यवहार करने जैसे कई गंभीर आरोप इन डॉक्टर्स पर लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो वैसे पहले से ही हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और अब पुलिस दोनों पक्षों के सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ फिलहाल मामला है ये? अब जो मृतका के परिजन हैं उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दे दी है, डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, 2 दिन तो पहले क्योंकि मौत के बाद वो व्यस्त थे उनके जो कार्यक्रम है, उसके बाद अब जो मृतका के अंतिम संस्कार करने की साथ में कुछ और प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मृतका के परिजनों ने भी नयापुरा थाना पुलिस में परिवाद पेश किया है और डॉक्टर के खिलाफ गंभीर लापरवाही बरतने, दुर्व्यवहार करने और तोड़फोड़ जैसे कई आरोप, बेवजह आरोप लगाने जैसे इन्होंने आरोप लगाते हुए, डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाते हुए भी शिकायत दी है। फिलहाल इस मामले की नयापुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से तो मामला दर्ज हो गया है उनमें और 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो देर रात तक सड़कों पर रहते हैं, आंदोलन की राह पर हैं और प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को ले जाने, भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जो एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को लगातार भारी परेशानियां हो रही है। हालांकि आज क्योंकि छुट्टी होने के कारण ज्यादा परेशानियां नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने की, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की, कई और मांगों को लेकर ये रेजिडेंट डॉक्टर देर रात को भी सड़कों पर रहते हैं। देर रात तक वो एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो तो अपनी हड़ताल पर हैं, वो तो कार्य बहिष्कार कर ही रहे हैं। जिस तरह से उनकी हड़ताल जारी है, अब पूरे हॉस्पिटल में भी जो कह सकते हैं कि व्यवस्था जो है, पूरे अस्पताल की व्यवस्था वो चरमरा गई है। लोगों को परेशानी हो रही है। आज छुट्टी का दिन है वो बात अलग है, लेकिन आगे भी परेशानी होगी। लेकिन अब कह सकते हैं कि जो पूरा मामला है काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 दिन तक तो जो मृतका के परिजन थे वो शांत थे, वो अपने कार्यों में, दूसरे कामों में व्यस्त थे, लेकिन अब वो भी सामने आ गए हैं और डॉक्टर्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब कि ये मामला अभी इतनी जल्दी शांत होगा नहीं। जी देखिए, मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका ये भी कहना है कि हमने मारपीट भी नहीं की थी, बल्कि कुर्सी किसी वजह से गिर गई थी। लेकिन हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप को दौर है, पुलिस जांच का विषय बता रही है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अब मृतका के परिजन भी फिलहाल चुप बैठने वाले नहीं है। हालांकि उसकी उन लोगों में से 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब क्योंकि 27 वर्ष की महिला थी, डेंगू बताया जा रहा था, उनको जिस हालत में लाए जाने के बाद में उनका कहना था कि बार बार हम डॉक्टर से गुहार लगा रहे थे कि हमें स्थिति क्लियर कर दीजिए कि क्या स्थिति है। लेकिन वो डॉक्टर गंभीर लापरवाही बरत रहे थे, डॉक्टर कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रहे थे और हम निजी अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और वो तड़प कर जो महिला है, 27 वर्ष की महिला, वो दम तोड़ दिया और डॉक्टर लापरवाही बरता है। ये गंभीर जो लापरवाही के जो आरोप है,
उसके बाद में ये अब मामला फिलहाल ये कहा जा सकता कि थमने वाला नहीं है। और जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, अब देखना होगा कि पुलिस दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में फैसला जो है वो सुनाती है। शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और देखिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।